हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि रहेजा। सो आज से अब हम लोग एक न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं विच इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो अभी हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपकी यूनिट है इसमें क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं और हम इस यूनिट को कैसे कवर करने वाले हैं। तो पहला तो हम आज बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बाद फिर हम आगे फर्दर लेक्चर्स में डिटेल में और टॉपिक्स को यहाँ पर देखते जाएंगे। ठीक है, तो अब एक तो जो ये आता है कि जो मॉलिक्यूलर बायो आपके यहाँ पर होगी, इसके लिए दो इंपॉर्टेंट बुक्स रहते हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करना है तो एक तो वॉटसन बहुत अच्छी बुक है, इसके अलावा जीन। वैसे तो वॉटसन से ही सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बट फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो जीन बुक में बेटर दिए हैं, तो दोनों बुक को ही रेफर किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी देखो हम यहाँ पर क्या स्टार्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे यूनिट स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, हम लोग क्या देखने वाले हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट आपकी होती है इसको और बोला जाता है फंडामेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, इसे हम और क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये फंडामेंटल प्रोसेसेस। तो आपको ना कहीं कहीं पर क्या है, फंडामेंटल प्रोसेसेस के नाम से भी मिल सकता है। ठीक है, इसे यूनिट को फंडामेंटल प्रोसेसेस भी बोला जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि इसे फंडामेंटल प्रोसेसेस क्यों बोलते हैं और एक्चुअल में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है क्या। ठीक है, तो पहले हम इस यूनिट को जानेंगे, सब्जेक्ट को जानते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फंडामेंटल प्रोसेसेस है क्या, फिर हम डिटेल में ईच प्रोसेस को डिटेल में स्टार्ट करेंगे। अभी देखो, अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है, ये तीन प्रोसेसेस की स्टोरी होती है। जैसे तीन फंडामेंटल प्रोसेसेस है हमारे सेल में जो परफॉर्म होती है, इन्हीं की डिटेल स्टडी हम करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। अब जैसे तीन फंडामेंटल प्रोसेसेस कौन कौन सी है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, तीन फंडामेंटल प्रोसेसेस है। तो सेल जो हमारा यहाँ पर है, सेल क्या परफॉर्म करता है, सेल यहाँ पर परफॉर्म करता है फंडामेंटल प्रोसेसेस। और ये यहाँ पर कैसे है, ये यहाँ पर होंगी थ्री प्रोसेसेस। ठीक है, तीन फंडामेंटल प्रोसेसेस है जो सेल परफॉर्म करता है। और तीन फंडामेंटल प्रोसेसेस कौन कौन से यहाँ पर है, एक यहाँ पर होता है रेप्लिकेशन। ठीक है, नाम सबने सुना हुआ है, रेप्लिकेशन है। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और एक क्या है, ट्रांसलेशन। तो एक्चुअल में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है क्या, ये इन्हीं तीन प्रोसेसेस की स्टोरी होती है कि सेल में रेप्लिकेशन कैसे परफॉर्म होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है और ट्रांसलेशन कैसे चलती है। ठीक है, इसी रीजन से हमेशा फंडामेंटल प्रोसेसेस का नाम भी देते हैं। अब जैसे रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन क्या होगा, रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि जो डीएनए है, डीएनए क्या करता है, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, मेक इट्स कॉपी। ठीक है, डीएनए खुद से ही अपनी कॉपी बनाता है, तो इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए से डीएनए का बनना, रेप्लिकेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है कि यहाँ पर अब क्या है, आरएनए फॉर्म यहाँ पर होता है। ठीक है, आरएनए यहाँ पर फॉर्म होगा, किससे यहाँ पर बनता है, फॉर्म फ्रॉम डीएनए। ठीक है, अब ये जो आरएनए सिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, आरएनए सिंथेसिस प्रोसेस। और ऐसे जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन होगा प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ट्रांसलेशन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। मतलब अब ये जो आरएनए यहाँ पर होता है ये आगे पार्टिसिपेट करता है इन दी प्रोटीन सिंथेसिस। और अगर हम देखिए हमारी जो बॉडी है वो मोस्टली प्रोटीन से ही बनी है। ठीक है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये प्रोटीन बनने तक की प्रोसेस है कि एक्चुअल में प्रोटीन बनते कैसे हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन है एक प्रोसेस, ये होगा। फिर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से फिर आगे प्रोटीन का बनना, इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, और इसी चीज को आप लोगों ने सेंट्रल डोग्मा के टर्म में भी पढ़ा होगा। ठीक है, हम इसे कोई ऐसे और यहाँ पर क्या बोलते हैं, बेसिक सा सेंट्रल डोग्मा होता है ना, हम पढ़ते हैं कि सेंट्रल डोग्मा है। तो एक्चुअल में सेंट्रल डोग्मा है क्या, सेंट्रल डोग्मा यही तो होता है कि जिसमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे डीएनए है। ठीक है, डीएनए क्या करता है, अपनी कॉपी बनाता है, ये होगा यहाँ पर रेप्लिकेशन। ठीक है, फिर डीएनए से यहाँ पर क्या है, आरएनए की सिंथेसिस है, तो ये प्रोसेस यहाँ पर क्या है, ये होती है ट्रांसक्रिप्शन। और ऐसे फिर जो आरएनए यहाँ पर होता है, आरएनए से फिर बनते हैं प्रोटीन्स, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो एक्चुअल में जो ये तीनों प्रोसेसेस यहाँ पर होती हैं, फंडामेंटल प्रोसेसेस, इन्हीं की स्टडी की जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। इन्हीं तीन प्रोसेसेस को डिटेल में डिस्कस किया जाता है कि जो डीएनए है, डीएनए कैसे बनता है, आरएनए कैसे बनता है, प्रोटीन कैसे बनता है। और तीनों मॉलिक्यूल है ना, डीएनए आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन यहाँ पर आता है ना। ठीक है, तो इन तीनों मॉलिक्यूल्स के बनने की प्रोसेस यहाँ पर ये हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर फंडामेंटल प्रोसेसेस में देखते हैं। ठीक है, अभी देखो हमने अभी तक
ये एक सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है, ठीक है, जो फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा दिया है। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि डीएनए से डीएनए बनना, आरएनए और प्रोटीन। अब एक्चुअल में सिर्फ इतना ही नहीं होता, मतलब अगर हम यहाँ पर 3 प्रोसेसेस को डिटेल में देखते हैं तो एक्चुअल में सिर्फ इतना पे ही बात नहीं होती कि रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, देन यहाँ पर क्या है, ट्रांसलेशन होगा। अब हम यहाँ पे एक मॉडिफाइड वर्जन यहाँ पे देखेंगे, सेंट्रल डोग्मा एक डिटेल्ड वर्जन यहाँ पे देखेंगे कि ये तो बेसिक प्रोसेसेस आया कि इसमें रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, बट इसके अलावा भी और भी काफी चीजें यहाँ पे इंक्लूड रहती हैं। इसी का अब हम एक एडवांस्ड वर्जन कह लो या फिर उसका मॉडिफाइड वर्जन या फिर इसी का आगे फर्दर डिटेल वर्जन यहाँ पर हम देखने वाले हैं सेंट्रल डोग्मा का, ठीक है। अब हम वो यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर ये तो मेन सेंट्रल डोग्मा यहाँ पर आता है ना। अब हम इसको यहाँ पे देखेंगे। देखो ये तो सेंट्रल डोग्मा यहाँ पर आया, इसको नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। देखो चलिए, तो अभी देखो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि यहाँ पर क्या है, डीएनए, ठीक है, डीएनए है, डीएनए से ही डीएनए सिंथेसाइज होगा। इसी को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये प्रोसेस है रेप्लिकेशन जो हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे ही लेके चलते हैं, डीएनए से डीएनए का बनना, इसको आगे कंटिन्यू करता है कि डीएनए से अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे डीएनए की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पर है, ये प्रोसेस यहाँ पर क्या होगी, ये है रेप्लिकेशन, ठीक है। ये प्रोसेस यहाँ पर क्या होगी, रेप्लिकेशन। अब ये जो डीएनए होता है, डीएनए क्या बनाता है, डीएनए बनाता है आरएनए, आरएनए बनाएगा ना। अब एक्चुअल में जो आरएनए यहाँ पर बनता है ये होता है प्री आरएनए, या फिर इसे हम यहाँ पर क्या बोले, ये बनता है इमेच्योर आरएनए, ठीक है। प्री आरएनए या फिर इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये यहाँ पर क्या है, इमेच्योर आरएनए। तो अब ये जो डीएनए से आरएनए का बनना हुआ, अब ये जो प्रोसेस यहाँ पर है, ये प्रोसेस क्या होगी, ये होगी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहाँ पर क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। तो अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर अब ये जो आरएनए बनता है ये इमेच्योर फॉर्म में यहाँ पर बनेगा, ठीक है, इमेच्योर आरएनए बनता है। अब ये जो इमेच्योर आरएनए है, अब ये डायरेक्टली नहीं जाता है प्रोटीन सिंथेसिस में, पहले अब ये जो इमेच्योर आरएनए या फिर जो प्री आरएनए यहाँ पर होता है ये मॉडिफाई होते हैं, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशंस होंगे। तो अब यहाँ पर जो ये आरएनए बनेगा, अब ये आरएनए होगा और ये आरएनए कैसा यहाँ पर आएगा, ये होगा मैच्योर आरएनए, ठीक है। तो अब ये जो आरएनए यहाँ पर है, अब इसमें यहाँ पर क्या होंगी, आरएनए में होती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, ठीक है। तो ये जो आरएनए यहाँ पर होगा, इसमें यहाँ पर क्या है, इसमें यहाँ पर होती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होंगी, ठीक है, इसमें। अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इसको यहां पर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हुआ है ना। ट्रांसक्रिप्शन में क्या था, यहां पर ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए यहां पर बना, ठीक है। अब क्योंकि आरएनए बनने के बाद, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद यहां पर मॉडिफिकेशन होगा, तो इससे यहां पर हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब ये जो आरएनए यहां पर होता है, अब ये आरएनए आगे ये क्या बनाता है, ये यहां पर बनाएगा प्रोटीन, ठीक है, ये यहां पर प्रोटीन यहां पर बनाता है। अब इस प्रोसेस को यहां पर हम क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है, ट्रांसलेशन यहां पर होगा ना। ट्रांसलेशन प्रोसेस यहां पर आता है आरएनए से किसका यहां पर बनना, प्रोटीन का बनना। अब फिर से अब ये जो प्रोटीन यहां पर बनता है, अब ये प्रोटीन प्रॉपर फंक्शनल प्रोटीन नहीं होता, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन यहां पर बनेगा, इसको भी हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, ये अभी इमेच्योर प्रोटीन है, या फिर इसको और क्या बोला जा सकता है, ये यहां पर क्या होगा, अभी नॉन फंक्शनल है, मतलब ये अभी अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन यहां पर ये होगा, ठीक है। अब फिर से यहां पर क्या होता है, अब ये जो प्रोटीन यहां पर होगा, अब इसमें भी फर्दर मॉडिफिकेशन होती है जस्ट लाइक आरएनए, ठीक है। अब यहां पर भी मॉडिफिकेशन होंगी। अब ये यहां पर क्या है, प्रोटीन यहां पर बनेगा, और ये प्रोटीन कैसा यहां पर होगा, ये आ जाएगा फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन कैसा यहां पर होगा, ये होगा फंक्शनल प्रोटीन। अब क्योंकि प्रोटीन में मॉडिफिकेशन हुआ, तो इसको और हम यहां पर क्या बोलते हैं, ये होगा पोस्ट ट्रांसलेशनल, ठीक है। ये यहां पर क्या है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, ठीक है। ये यहां पर क्या होगा, ये होगा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो एक्चुअल में हम क्या देखते हैं कि रेप्लिकेशन मतलब डीएनए बना, आरएनए बना, प्रोटीन, बट एक्चुअल में होता क्या है, डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है,
आरएनए में भी मॉडिफिकेशंस होती हैं और ये आरएनए के जो मॉडिफिकेशंस है फिर ये आगे फर्दर ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करता है, फिर ये जो प्रोटीन है ये भी मॉडिफाई होता है, इसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन आती है, ठीक है। और जो हम यहाँ पर ये बात करते हैं ना कि जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो मॉडिफिकेशन होगा, मतलब जो ये इमेच्योर आरएनए बना है ये मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट होगा, ये हम स्पेसिफिकली बात करते हैं किसमें, ये हम बात करते हैं इन यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स में ऐसा होता है क्योंकि हमें ये जो तीनों प्रोसेसेस है ना, हमें ये तीनों प्रोसेसेस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में करना है कि रेप्लिकेशन तो प्रोकैरियोट्स में भी होगा, है ना, और किसमें ट्रांसक्रिप्शन भी होगा और जो ट्रांसलेशन है वो भी प्रोकैरियोट्स में होगा, यूकैरियोट्स में भी होगा, ठीक है। बट अगर हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में दोनों में कंपेयर करते हैं तो जो प्रोसेसेस यहाँ पर होती है थोड़ी डिफरेंस आता है, डिफरेंस होता है दोनों प्रोसेसेस में। और जो हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो आरएनए यहाँ पर होगा इसमें क्या है, इसमें चेंजेस आते हैं, आरएनए में पहले ये इमेच्योर फॉर्म में बनता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स सिंपल फॉर्म यहाँ पर होगा, उनको बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करना होता है तो उनमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती है। बट जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट्स डेवलप्ड सिस्टम यहाँ पर है, अब उनमें यहाँ पर क्या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होता है, ठीक है। तो हम ऐसे करके जब प्रोसेसेस करेंगे ना तो हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे कि ये प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में होता है, ये यूकैरियोट्स में होता है, कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कैसे यहाँ पर चलता है, कि रेप्लिकेशन है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कैसे होगा, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, ट्रांसलेशन कैसे होती है, क्या क्या डिफरेंसेस दोनों में रहता है या क्या क्या सिमिलरिटी दोनों में रहती है, ठीक है। हम साइमल्टेनियसली ये भी साथ में कवर करेंगे। तो अब देखो एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक प्रॉपर सेंट्रल लोब यहाँ पर होगा कि यहाँ पे रेप्लिकेशन भी आएगा, ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस भी आएंगे, फिर ट्रांसलेशन भी यहाँ पर होगा और ट्रांसलेशन के बाद फिर यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस आएंगे, तब जाके यहाँ पर क्या एक प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर हो पाता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज को और यहाँ पर क्या आता है ना, अब हमने यहाँ पर ये तो देख लिया कि ये प्रोसेसेस, ठीक है, प्रोसेसेस इस तरीके से यहाँ पर चलती हैं कि डीएनए से डीएनए बनना, रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन, कि हमने सब प्रोसेसेस यहाँ पे देखा। अब दूसरा यहाँ पर क्या होता है ना कि जब डीएनए की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है तो डीएनए में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे चेंजेस पॉसिबल यहाँ पर आते हैं, ठीक है। डीएनए में यहाँ पर क्या है, डीएनए में चेंजेस यहाँ पर होते हैं, ठीक है। डीएनए में यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पे चेंजेस आता है। अब देखो इसमें दो चीजें यहाँ पर हो सकते हैं जब डीएनए यहाँ पर बनता है, एक तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो सकता है चेंजेस, और दूसरा जो यहाँ पर है ये यहाँ पर आ सकता है डैमेज, मतलब जैसे रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है, डीएनए बना पर वहां पर किसी तरीके का वहां पर क्या रेप्लिकेशन एरर आ गया, ठीक है, रेप्लिकेशन एरर आया तो वहां पे कुछ डैमेज आया, डैमेज किसी केमिकल एजेंट की वजह से भी हो सकता है, यूवी रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है, कोई भी डिफरेंट रीजन यहाँ पर हो सकता है, डीएनए डैमेज के, यहाँ पे फॉस्फोरेस्टर बॉन्ड के ब्रेक यहाँ पर हो सकता है, किसी भी रीजन से, ठीक है। तो अब जब डीएनए यहाँ पर बनता है तो डीएनए में भी दो चीजें यहाँ पर होती है, चेंजेस यहाँ पर आता है, दूसरा यहाँ पर क्या डैमेज यहाँ पर होगा। अब जब डीएनए में डैमेज यहाँ पर आता है तो इस डैमेज को रिपेयर करने के लिए यहाँ पर आते हैं रिपेयर सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पर आता है रिपेयर सिस्टम। तो एक्चुअल में हम यहाँ पे रेप्लिकेशन करेंगे, रेप्लिकेशन के बाद यहाँ पर आ जाएगा डैमेज रिपेयर सिस्टम, ठीक है। हम डीएनए में ही ये पार्ट इंक्लूड करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन पर यहाँ पे डैमेज हो सकता है, किस किस टाइप का डैमेज डीएनए में हो सकता है और उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए किस टाइप के रिपेयर सिस्टम्स यहाँ पर आता है। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पर बनता है डीएनए डैमेज एंड रिपेयर। अब जैसे हमने यहाँ पे बात की कि यहाँ पे एक तो डीएनए डैमेज हो सकता है, दूसरा यहाँ पर चेंजेस आ सकते हैं, चेंजेस भी डीएनए पर कैसे यहाँ पर है, यहाँ पर आते हैं स्मॉल लेवल और कैसे यहाँ पर लार्ज लेवल चेंजेस डीएनए पर आते हैं, ठीक है। अब स्मॉल और लार्ज लेवल चेंजेस में अगर हम यहाँ पर देखें तो जो स्मॉल लेवल चेंजेस यहाँ पर है ये तो जैसे यहाँ पर क्या होता है, ये आता है म्यूटेशन, और लार्ज लेवल चेंजेस यहाँ पर क्या ये होता है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन मतलब जैसे यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं या फिर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन इसे बोला जाता है, ठीक है। नॉर्मली जैसे यूकैरियोटिक सेल में क्रॉसिंग ओवर होती है ना, क्रॉसिंग ओवर सबने सुना होगा, ठीक है, तो यही यहाँ पर आता है रिकॉम्बिनेशन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब डीएनए यहाँ पर बनता है तो डीएनए में भी यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है कि एक तो यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, दूसरा यहाँ पर क्या है डैमेज यहाँ पर हो सकता है, और जो डैमेज होगा डैमेज को रिपेयर करने के लिए डिफरेंट रिपेयर सिस्टम यहाँ पर होंगे, और जो यहाँ पे चेंजेस है वो स्मॉल एंड लार्ज लेवल पर होता है। लार्ज लेवल के लिए रिकॉम्बिनेशन और स्मॉल लेवल पर यहाँ पर क्या म्यूटेशंस यहाँ पर आता है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हम पहले तो यहाँ पर रेप्लिकेशन प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमने यहाँ पर क्या देखना है, रेप्लिकेशन प्रोसेस को डिटेल में करना है, फिर इसके बाद सेकेंड हमारा यहाँ पर आ जाएगा डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, ये वाला पार्ट हम कवर करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर होगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो किसमें होगा, यूकैरियोट्स में होगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता।
फिर हम ऐसे यहाँ पर फिफ्थ हम देखेंगे ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ जाएगा वो होगा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, और इसी के साथ फिर जो हमारे ये तीनों फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं वो कंप्लीट होंगे, ठीक है। और इससे में एक टॉपिक यहाँ पे रिपेयर सिस्टम, क्योंकि डीएनए में डैमेज हो सकता है, एप्लीकेशन के टाइम पर भी चेंजेस आ सकते हैं, और नॉर्मली भी डीएनए में किसी भी टाइप का डैमेज प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो एक तो आपका ये रहता है प्रोसेसेस में कि अगर हम पूरे मतलब देखो एक्चुअल में जो मॉलिक्यूलर बायो है ना ये टोटली लिंक्ड है, ठीक है। इसमें ऐसा है कि मतलब ऐसा कुछ भी टॉपिक वैसा नहीं होता है कि मतलब जिससे आप स्किप कर सकते हो कि एप्लीकेशन प्रोसेस है तो एप्लीकेशन आपको पढ़ना ही है, पूरी ही पढ़नी पड़ेगी एप्लीकेशन, ठीक है। फिर ऐसे अगर यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन है तो ट्रांसक्रिप्शन में आपको कंप्लीट ही पढ़नी है, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का डिफरेंस करना है, और सब इंटरलिंक्ड होकर चलता है, ठीक है। कि एप्लीकेशन होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन है, फिर ट्रांसलेशन है, इंटरलिंकिंग यहाँ पर होकर चलता है। तो इसलिए आपको एक बेसिक ओवरव्यू समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में जब भी हम सेल में फंडामेंटल प्रोसेसेस की बात करते हैं तो फंडामेंटल प्रोसेसेस सेलुलर लेवल पर किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो इस वे में यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर सेलुलर प्रोसेसेस काम करती है, फंडामेंटल प्रोसेसेस काम करती है, और यही एक्चुअल में सेंट्रल डोग्मा भी होता है। सेंट्रल डोग्मा यही पाथ, ठीक है, जिसमें यहाँ पर क्या है इंफॉर्मेशन पास होती है, जैसे डीएनए से आरएनए पर, आरएनए से फिर प्रोटीन पर, प्रोटीन के सिंथेसिस यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखो एक तो यहाँ पर ये हुआ, अब नेक्स्ट देखो जैसे हमने यहाँ पर ये प्रोसेसेस देखा, अब सेकेंड चीज जो यहाँ पर और इंपॉर्टेंट आती है वो क्या है, वो होता है रेगुलेशन ऑफ दीज प्रोसेसेस, ठीक है। अब देखो कोई भी प्रोसेस हमारे सेल में हो रही है, अब ऐसे अब वो जो सेल है उस सेल की रेगुलेशन उतने ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, कि कब वो प्रोसेस को परफॉर्म करना है, या फिर जैसे देखो आप कोई पर्टिकुलर प्रोटीन है, अब किसी पर्टिकुलर प्रोटीन का सिंथेसाइज कब करना है। ऐसा तो है नहीं कि हमारी बॉडी में हर एक प्रोटीन क्या होगा, हर टाइम मतलब एवरी टाइम ही वो सिंथेसाइज करता है, जब रिक्वायरमेंट होगी तब ही सिंथेसिस होगी ना, तो फिर वहां पर क्या, वहां पर आती है रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन वहां पर आता है। तो जो इसका जो सेकंड पार्ट यहाँ पर आता है, तो पहले तो बेसिक प्रोसेसेस की डिटेल होती है कि हम हर एक प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करते हैं कि मतलब प्रोसेसेस कैसे परफॉर्म होती है, एप्लीकेशन कैसे चलता है, फिर ऐसे यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है, हम पूरे प्रोसेसेस को डिटेल में देखते हैं। अब इसी का जो सेकंड पार्ट यहाँ पर आता है, आफ्टर प्रोसेसेस जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं, फिर यहाँ पर हम सेकंड पार्ट यहाँ पर देखते हैं, वो आता है रेगुलेशन, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर आता है रेगुलेशन। अब हम रेगुलेशन यहाँ पे देखते हैं। अब ये जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग लेवल पर चलती है, ठीक है। जो रेगुलेशन यहाँ पर होगा ये कैसे प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में अलग होता है, जैसे रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में अलग से एक टॉपिक बनता है कि प्रोकैरियोट्स में कैसे रेगुलेशन यहाँ पर आता है, और रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स, ठीक है, ये आता है रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। अब जब भी हम प्रोकैरियोट्स में रेगुलेशन की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में जो रेगुलेशन होती है ये कैसे होगी, ये होती है ओनली अकर एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, या फिर अगर हम देखें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर ही ये क्या होती है, रेगुलेशन, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रेगुलेशन कैसे होगा, ओनली अकर एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। सेकेंड देखो, सेकेंड जो यूकैरियोट्स के अब हम बात करते हैं, यूकैरियोट्स में जो यहाँ पर रेगुलेशन रहती है वो कैसे यहाँ पर होगी, वो 3 लेवल्स पर चलती है, ठीक है। यहाँ पर रेगुलेशन कैसे चलती है, 3 लेवल पर चलेगी। 3 लेवल पर देखो कौन कौन सा, एक तो यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनल लेवल यहाँ पर आ जाएगा कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर रेगुलेट किया जाएगा। सेकेंड यहाँ पर आ जाता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। सेकेंड यहाँ पर होगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल कि यहाँ पर क्या जाएगा, मतलब आरएनए सिंथेसिस के बाद। और जो थर्ड रेगुलेशन यहाँ पर आती है वो यहाँ पर होगी एट ट्रांसलेशनल लेवल, मतलब ट्रांसलेशन लेवल के टाइम पर। अब देखो रेगुलेशन से मतलब क्या है ना, रेगुलेशन से मतलब ये है कि जब हम प्रोकैरियोट्स में रेगुलेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर पढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन लेवल का मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर आरएनए बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे प्रमोट मतलब ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करने के लिए कुछ एक्टिवेटर्स आएंगे, या फिर ट्रांसक्रिप्शन को यहाँ पे इनहिबिट करने के लिए कुछ इनहिबिटर्स आएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे चलता है कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे यहाँ पर क्या हो सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं कुछ एक्टिवेटर्स, ठीक है। अब ये एक्टिवेटर्स क्या करेंगे, एक्टिवेटर किसको यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेटर हो सकते हैं या फिर यहाँ पर क्या है इनहिबिटर आ सकता है। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल से मतलब क्या है कि आरएनए बनेगा या फिर नहीं बनेगा, इससे रेगुलेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर। कि एक्टिवेटर आके बाइंड किया तो ट्रांसक्रिप्शन अब कंटिन्यू होगा, ठीक है। ऐसे अब इनहिबिटर्स आके बाइंड किया तो ट्रांसक्रिप्शन अब आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो ये जो टाइप ऑफ रेगुलेशन है ये कैसे चलती है, एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ठीक है। अब जैसे जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं
तो प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर रेगुलेशन होती है, यहां पर हम क्या स्टडी करते हैं, यहां पर हम स्टडी करते हैं लैकोपेरोन और दूसरा यहां पर आता है ट्रिप्टोफैन ओपेरोन। तो हम ओपेरोन सिस्टम करते हैं प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, ओपेरोन सिस्टम आता है प्रोकैरियोट्स में। तो यहां पर रेगुलेशन हम देखते हैं कि कैसे लैकोपेरोन, लैक्टोज ओपेरोन यहां पर आता है एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरोन, ठीक है, ये आता है लैक्टोज ओपेरोन और ट्रिप्टोफैन ओपेरोन, ठीक है। ओपेरोन जनरली प्रोकैरियोट्स में होते हैं, यूकैरियोट्स में नहीं होते। बस यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर कुछ रेगुलेशन आ जाएगा। रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर ऐसे होगा कि जैसे यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो हिस्टोन की मॉडिफिकेशंस होती हैं, मींस भाई ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा, यहाँ पे अलग लेवल की रेगुलेशन चलती है यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो हम इसे भी देखेंगे। फिर इसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, अब देखो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे तो कैसे रेगुलेट हुआ है, यूकैरियोट्स में देखो कैसे रेगुलेशन चल रहा है। यूकैरियोट्स में क्या है कि पहले यहाँ पे आरएनए बनेगा या नहीं बनेगा इसका डिसीजन होगा, ठीक है। आरएनए के सिंथेसिस पर डिसीजन है, आरएनए के सिंथेसिस पर रेगुलेशन है। सेकेंड रेगुलेशन क्या है कि जस्ट आरएनए बन गया, लेट्स सपोज आरएनए बन गया, फिर आरएनए बनने के बाद क्या किया जाएगा, वहां पर उसे रेगुलेट किया जाएगा। आरएनए बनने के बाद फिर उसकी डिग्रेडेशन की जाएगी, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे सिस्टम होता है, जैसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर अगर हम देखें ना, तो ऐसे यहाँ पर आ जाता है एसआई आरएनए प्रेजेंट होता है, एमआई आरएनए प्रेजेंट होता है। इनका काम क्या है, इनका काम ये होता है कि ये क्या करते हैं कि जो एमआरएनए मतलब सेल में जो आरएनए प्रेजेंट है, एमआरएनए प्रेजेंट है, उसे डिग्रेड करना, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन करते हैं। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या किया, अब एक तो आरएनए बन गया, ठीक है, फर्स्ट रेगुलेशन आरएनए बनने ना बनने पर है। सेकंड यहाँ पर क्या होगा, सेकंड यहाँ पर ये है कि जो आरएनए होगा, आरएनए बन चुका है, अब वो जो आरएनए होगा उसमें मतलब उसकी डिग्रेडेशन करवाई जाएगी, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल यहाँ पर आ जाता है। फिर जो थर्ड होगा कि लेट्स सपोज आरएनए भी बन चुका है, अब नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसलेशन प्रोसेस पर कि प्रोटीन सिंथेसिस आगे होगी या फिर नहीं होगी। तो यूकैरियोट्स में 3 लेवल पर रेगुलेशन चलता है कि एक तो पहले ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर देखा जाएगा, फिर दूसरा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल और तीसरा यहाँ पर ट्रांसलेशन लेवल पर देखा जाता है, ठीक है। तो रेगुलेशन में हम ये वाला पार्ट भी यहाँ पे कवर करेंगे कि प्रोकैरियोट्स में कैसे रेगुलेशन होता है, यूकैरियोट्स में कैसे आता है। तो प्रोकैरियोट्स में यहाँ पर लैक्टोज लैकोपेरोन, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन, और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, और यहाँ पर आ जाते हैं ट्रांसलेशनल लेवल पर, ठीक है, ट्रांसलेशन लेवल पर रेगुलेशन, ठीक है। क्वेश्चन जो आपके बनते हैं इस पार्ट से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे रेप्लिकेशन में हम डिफरेंट एंजाइम्स के बारे में करते हैं, तो एंजाइम से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हम रेप्लिकेशन में पढ़ते हैं कि इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन होता है, टर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो इलोंगेशन इनिशिएशन में कौन कौन से फैक्टर आते हैं, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में क्या होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है या डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बायो मतलब इंटरलिंक्ड है, काफी सारी चीजें याद करने के यहाँ पर आएंगी, ठीक है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ज्यादा नहीं, बट उसको अगर अच्छे से समझा जाए तो बहुत इजी ये यूनिट यहाँ पे रहती है, बहुत अच्छे से मतलब प्रिपेयर किया जा सकता है और क्वेश्चंस भी ज्यादा टफ एग्जाम में नहीं आते, ठीक है। तो हम इतना सबको समझ में आया ना कि हम इस यूनिट को कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। तो हम पहले यहाँ पर फंडामेंटल प्रोसेसेस वाला पार्ट, जैसे अभी लास्ट स्लाइड में अभी जो बताया था, हम पहले ये वाला पार्ट पूरा डिटेल में कवर करेंगे। जब हमारा ये वाला पूरा पार्ट यहाँ पर कवर हो जाएगा, देन वी विल शिफ्ट टू द रेगुलेशन पार्ट, और फिर हम रेगुलेशन को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में हमने जो यहाँ पे स्टार्ट करना है फंडामेंटल प्रोसेस से स्टार्ट करना है, रेप्लिकेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट रेप्लिकेशन से पहले ना हमें यहाँ पर कुछ डीएनए के फीचर्स पता होने चाहिए, ठीक है। कुछ डीएनए के फीचर हमें पता होना चाहिए। उस पहले अभी हम डीएनए के फीचर्स कवर करेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर नहीं करेंगे। डीएनए का जो वाटसन एंड क्रिक है वो हम बायोकेमिस्ट्री या बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में करते हैं, वहां पे न्यूक्लिक एसिड का अलग से टॉपिक आता है, तो वहां पे डीएनए आरएनए का अलग से वहां पे स्ट्रक्चर किया जाता है, तो डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर वहां पे कवर किया जाएगा। बट अभी जितना हमें रिक्वायरमेंट है फर्दर आगे रेप्लिकेशन को स्टडी करने के लिए, उतना बेसिक हम देखेंगे जितना हमें पता होना चाहिए, जो हमारे रेप्लिकेशन में आगे काम आता है, ठीक है। तो पहले अभी हम कुछ बेसिक्स ऑफ डीएनए यहाँ पे करेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, 3 प्राइम का मतलब क्या है, 5 प्राइम होता क्या है, ठीक है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें रेप्लिकेशन पढ़ने से पहले पता होना चाहिए, तो अभी हम पहले वो कवर करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर रेप्लिकेशन वाला टॉपिक है जो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अभी इसमें ना एक चीज ऐसा कर लेते हैं कि जैसे अब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल अगर हम यहाँ पर बनाए ना, और दोनों में फंडामेंटल प्रोसेसेस यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ये तो यहाँ पर है, ये यहाँ पर होगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। क्योंकि हम प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का अलग अलग यहाँ पर देखेंगे ना, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये यहाँ पर है प्रोकैरियोटिक सेल। तो सेल में भी देख लेते हैं कि एक्चुअल में प्रोसेसेस कहाँ पे चल रही है, कि रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होता है, ऐसे
ट्रांसलेशन कहाँ पर होगा, तो सेल में एक डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे तीनों प्रोसेसेस को देख लेते हैं। ऐसे यहाँ पे ये प्रोकैरियोटिक सेल होगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये ऐसा बनाया है एनिमल सेल, ठीक है, ये यहाँ पर है एनिमल सेल या फिर यूकैरियोटिक सेल समझ लो, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल यहाँ पर है। अब यूकैरियोटिक सेल यूकैरियोट्स का फीचर सबको पता है कि यूकैरियोट्स में क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है ना, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसे यहाँ पर क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ये प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, है ना, ऐसा न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में भी, यूकैरियोटिक सेल में। बट जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। इनमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जस्ट ऐसे एक ये ऐसा हम बोल सकते हैं कि एक रीजन यहाँ पर है जहां पे डीएनए प्रेजेंट होता है और इस रीजन को न्यूक्लियोइड बोला जाता है, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड होगा। और इनका डीएनए भी कैसा होता है, सर्कुलर, ठीक है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है, ध्यान रखना जो आगे काम में आएंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो ये जिस जगह पर डीएनए प्रेजेंट होता है उसे न्यूक्लियोइड बोला जाता है और डीएनए इनका कैसे होता है, सर्कुलर होगा, ठीक है। ऐसे जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में जो डीएनए यहाँ पर होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इनसाइड न्यूक्लियस। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पर न्यूक्लियस और ये डीएनए यहाँ पर आता है और ये डीएनए यहाँ पर कैसा होगा, ये होगा लीनियर डीएनए, ठीक है। डीएनए कैसा यहाँ पर है, ये होगा लीनियर डीएनए। चलो इसको भी हम यहाँ पर बहुत इजी रिप्रेजेंटेशन के लिए ना सर्कुलर डीएनए से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सर्कुलर डीएनए जिनोमिक डीएनए बनाया है। प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड भी होते हैं, ये सबको पता होगा, प्लाज्मिड भी होता है, बट अभी हम प्लाज्मिड का नहीं देख रहे, हम यहाँ पे जो सर्कुलर यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कैसे, वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसका जिनोमिक डीएनए, ठीक है। ये जिनोमिक डीएनए यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहला डिफरेंस तो यहीं पर आ जाता है कि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल या फिर जो डीएनए प्रेजेंट है वो न्यूक्लियोइड रीजन में है और यहाँ पर जो डीएनए प्रेजेंट है वो कहाँ पे, न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट है। अब देखो सेल में फंडामेंटल प्रोसेसेस कैसे यहाँ पे चलती हैं। तो पहला तो यहाँ पर क्या होगा कि अब ये जो न्यूक्लियोइड है इसमें यहाँ पर क्या होगी, इसमें यहाँ पर रेप्लिकेशन होगी। अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना, जो रेप्लिकेशन के प्रोसेस होती है, रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब सेल को डिवाइड करना होता है, अदरवाइज सेल में रेप्लिकेशन नहीं होती है। सेल में रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ तभी होगी जब सेल को डिवाइड करना होगा, ठीक है। जब सेल की डिवीजन होती है, बिफोर डिवीजन सेल क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, मतलब डीएनए रेप्लिकेट करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन होती है सो दैट वहां पे 2 डीएनए मॉलिक्यूल बने और फिर आगे जो डॉटर सेल्स हैं, डॉटर सेल्स में एक एक डीएनए मॉलिक्यूल आगे ट्रांसफर हो जाए। तो जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ कब होगी, ड्यूरिंग सेल डिवीजन या बिफोर सेल डिवीजन। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, रेप्लिकेशन सिर्फ तभी होगा, ठीक है। नॉर्मली रेप्लिकेशन की प्रोसेस नहीं चल रही होती है। तो अभी हम यहाँ पर रेप्लिकेशन अगर दिखाना भी है तो हम नॉर्मली दिखा भी सकते हैं कि यहाँ पर इसमें देखो, इसमें अगर हमें यहाँ पर रेप्लिकेशन दिखानी है कि इसमें रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, कि ये डीएनए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है, ये रेप्लिकेशन यहाँ पर होगी। तो रेप्लिकेशन का रिजल्ट क्या होगा, रेप्लिकेशन का रिजल्ट होगा यहाँ पर अब हमें 2 डीएनए मॉलिक्यूल मिलेंगे। बट नॉर्मली सेल में ऐसा सीक्वेंस नहीं होता कि ट्रांसक्रिप्शन के होने से पहले रेप्लिकेशन होगी ही होगी, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन के होने से पहले रेप्लिकेशन होगी ही होगी, वो ऐसा नहीं होता है। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नॉर्मली भी सेल में कंटिन्यू रहता है, मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस और आरएनए की सिंथेसिस नॉर्मली सेल में कंटिन्यू है। लेकिन जो डीएनए होता है ये सिर्फ और सिर्फ तभी रेप्लिकेट करेगा जब सेल को डिवाइड करना है, ठीक है। सेल की जब डिवीजन होगी तभी यहाँ पर क्या रेप्लिकेशन होती है। तो अभी हम रेप्लिकेशन नहीं रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि रेप्लिकेशन हम डिवीजन के टाइम पर करते हैं, ठीक है। और हम डिवीजन नहीं यहाँ पे देख रहे, ठीक है, डिवीजन हम नहीं देख रहे, बट ऐसा समझना कि यहाँ पर ये 2 डीएनए बनेंगे और फिर आगे जो डॉटर सेल्स यहाँ पर होंगे, डॉटर सेल्स में फिर यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होगी डीएनए की। तो ध्यान रखना, इसे ऐसे कंफ्यूज मत करना कि ट्रांसक्रिप्शन से पहले रेप्लिकेशन होना ही होना है, कि रेप्लिकेशन के बिना तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है रेप्लिकेशन के, वो रेप्लिकेशन पे डिपेंड नहीं करती है कि रेप्लिकेशन होगा तभी जाके ट्रांसक्रिप्शन होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए बनेगा, आरएनए के बाद फिर प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। प्रोटीन सिंथेसिस ऐसे नहीं हो सकती, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए चाहिए, ठीक है। तो पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी फिर ट्रांसलेशन होगी, ये यहाँ पर होता है। लेकिन जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, वो ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पर होगा, जब सेल को यहाँ पे डिवाइड करना है तब रहेगा। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो प्रोसेसेस है वो नॉर्मल सेल में कंटिन्यू रहते हैं क्योंकि सेल को प्रोटीन्स चाहिए। आप प्रोटीन्स में देखो, नॉर्मली हमारे सेल में, मतलब हमारी बॉडी में भी एंजाइम्स प्रोटीनेशियस होते हैं,
हॉर्मोन्स प्रोटीनेशियस यहाँ पर है, कोई भी सिग्नल आएगा वो भी प्रोटीनेशियस होता है, कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है सेल पे वो भी क्या प्रोटीनेशियस है। तो अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो सब क्या है, प्रोटीन्स है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स राइबोजाइम्स भी आता है। ठीक है, डिफरेंट भी होता है। ऐसे जरूरी नहीं कि सारे के सारे हॉर्मोन्स प्रोटीनेशियस नेचर के हैं, स्टेरॉइड्स भी होता है, मतलब लिपिड्स भी होते हैं, लेकिन मेजोरिटी अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में जितने भी मतलब मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जितना भी हम पढ़ते हैं वो सब यहाँ पर क्या होती है, प्रोटीन्स होते हैं। एंटीबॉडीज प्रोटीन, एंटीजन कोई बाहर से एंटीजन आता है वो प्रोटीन, सेल सरफेस प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन्स होता है। तो प्रोटीन तो ये समझो कि सेल में कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज कर ही रहे हैं। एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, एंजाइम्स भी कितने सारे एंजाइम्स हम करते हैं, इसे ग्लाइकोलिसिस से पढ़ो, उसमें कितने सारे एंजाइम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अब एंजाइम्स को बनाना है तो यहाँ पे ट्रांसलेशन को कंटिन्यू रखना है। ट्रांसलेशन को कंटिन्यू रखना है तो ट्रांसक्रिप्शन भी साथ के साथ होती रहेगी। ठीक है, लेकिन रेप्लिकेशन जरूरी नहीं है कि वो होती रहे, क्योंकि रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब सेल को डिवाइड करना है, डिवीजन में जाना है, तभी वहां पर क्या रेप्लिकेशन होगा। बट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों सेल में कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्लियर रखना। तो अब देखो इसमें, अब यहाँ पर क्या होता है ना, अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स यहाँ पर होंगे, अब प्रोकैरियोट्स में यहाँ पर क्या होता है कि अब ये जो डीएनए यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे ये डीएनए यहाँ पर होगा। ये डीएनए अब यहाँ पर क्या करता है, ये मैंने सेपरेशन किया है क्योंकि दो स्ट्रैंड ही होता है ना, दो स्ट्रैंड को, डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग होना पड़ेगा ना। डीएनए स्ट्रैंड्स अगर अलग ही नहीं होंगे तो फिर यहाँ पर कैसे चलेगी, है ना, यहाँ पर ये कैसे यहाँ पर होगी ना, तो ये यहाँ पे सेपरेशन दिखाया। ठीक है, अब इसमें देखना, अब इसमें यहाँ पर ऐसे अगर हम देखें, इसमें यहाँ पर ये जो प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यू है, ये यहाँ पर क्या बन रहा है, ये आरएनए बनता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये डीएनए है, डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पर होंगे, डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, डीएनए का पता होगा ना, डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल होता है। डीएनए से यहाँ पर क्या आरएनए की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, अब ऐसे आरएनए यहाँ पर क्या कंटिन्यू बनता रहता है। अब पहला तो ये देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी कंपार्टमेंट नहीं है, मतलब कोई ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट है। ये क्या है, ये है यहाँ पर साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ये होगा यहाँ पर साइटोप्लाज्म। तो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यहाँ पर होगी, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ पर होगी, ये होती है इन दी साइटोप्लाज्म। तो इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ पर कंटिन्यू होती है, ये साइटोप्लाज्म में कंटिन्यू होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई कंपार्टमेंट नहीं है। इसका जो डीएनए वो भी कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड साइटोप्लाज्म में ही है। ठीक है, अब ये जो आरएनए है, अब क्या होता है ना प्रोकैरियोट्स में एक और चीज यहाँ पर होता है कि जैसे आरएनए अभी यहाँ पे सिंथेसाइज कर रहा है। ठीक है, आरएनए के सिंथेसिस है, आरएनए अभी पूरे तरीके से बना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आरएनए कंप्लीटली बन चुका है, आरएनए पूरे तरीके से नहीं बना है। आरएनए के बनते ही यहाँ पर क्या होता है, आरएनए के साथ यहाँ पर आके बाइंड करते हैं राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम की बाइंडिंग यहाँ पर होती है, और ये जो राइबोसोम है अब ये यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं, ये है प्रोटीन। ठीक है, तो जब हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस ये साइमल्टेनियसली चलती है। ठीक है, ये दोनों प्रोसेसेस कैसे चलते हैं, साइमल्टेनियसली, कि अभी पूरा का पूरा आरएनए बना भी नहीं है। ठीक है, अभी आरएनए सिंथेसाइज ही कर रहा है, आरएनए की सिंथेसिस अभी हो रही है। आरएनए के सिंथेसिस के टाइम पर ही वहां पर क्या करता है, राइबोसोम आके बाइंड करता है, और राइबोसोम फिर यहाँ पर क्या है, प्रोटीन के सिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पेप्टाइड चेन्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस यहाँ पर होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों कहाँ पर है, लोकेशन साइटोप्लाज्म। ध्यान रखना, क्वेश्चन इतने से भी बन जाता है कि इन प्रोकैरियोटिक सेल ट्रांसलेशन कहाँ पर होती है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेसेस कहाँ है, साइटोप्लाज्म में। और सेकंड जो यहाँ पर है, ये जो बोथ प्रोसेसेस है, बोथ प्रोसेसेस आर कपल्ड। हम क्या बोलते हैं, दोनों प्रोसेसेस कैसे होते हैं, ये कपल्ड प्रोसेसेस हैं। ठीक है, दोनों प्रोसेसेस यहाँ पर क्या है, कपल्ड है। मतलब कपल्ड का मतलब दोनों साइमल्टेनियसली होगा, ऐसे नहीं कि पहले ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट देन ट्रांसलेशन होगा। तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल्ड प्रोसेस होती है। इसी रीजन से प्रोकैरियोट्स में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होती। ठीक है, दोनों प्रोसेसेस कपल्ड है कि जैसे आरएनए बना, मतलब कोई मतलब थोड़ा सा भी आरएनए बनेगा, वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस नहीं होती है, आरएनए मॉडिफाइड नहीं करता है। ठीक है, बट जब हम यहाँ पर यूकैरियोट्स की बात करते हैं, अब यूकैरियोट्स में ये डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए यहाँ पर होगा। अब क्या होता है, ये जो डीएनए है, ये डीएनए अब इसमें यहाँ पर क्या, यहाँ पर होगी ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होगी। अब इस ट्रांसक्रिप्शन में अब ये जो डीएनए यहाँ पर है, यहाँ पर ये अनवाइंड हुआ। ठीक है, अनवाइंडिंग हुई, और इस डीएनए से अब यहाँ पर क्या बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पे आरएनए। ठीक है, ये क्या बन रहा है, आरएनए। तो अब देखो,
ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कहां पर हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन होता है इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन कहां पर होगा? ये होता है इनसाइड न्यूक्लियस। अब इससे यहां पर क्या है? यहां पर ये बनता है कंप्लीट आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहां पर क्या बन गया? आरएनए मॉलिक्यूल बना। अब ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है अब ये मॉडिफाई होता है, मतलब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ये भी होती है इनसाइड न्यूक्लियस। जब तक आरएनए पूरे कंप्लीट तरीके से मॉडिफाई नहीं हो जाता, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नहीं हो जाती है आरएनए में, आरएनए न्यूक्लियस से बाहर नहीं आता। या फिर आप ऐसे बोलो, इमेच्योर आरएनए पहले तो न्यूक्लियस से बाहर आ ही नहीं सकता। अगर न्यूक्लियस से बाहर आएगा तो इसका साइटोप्लाज्म में आते डिग्रेडेशन हो जाती है, तो इमेच्योर आरएनए फिर सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो न्यूक्लियस में ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस में यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर आती हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आती हैं ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पीटीएम्स। पीटीएम्स के नाम से मैंने वो लिखा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अब जब ये डीएनए रेडी हो गया, सॉरी आरएनए जब ये रेडी है, इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हुआ, तो अब ये जो आरएनए यहाँ पर होता है, ये आरएनए अब आता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब ये जो आरएनए यहाँ पर आया, ये कैसा है? ये यहाँ पर होता है मैच्योर आरएनए। तो साइटोप्लाज्म में जो आरएनए आएगा वो कौन सा यहाँ पर होगा? मैच्योर आरएनए आता है, ठीक है। अब ये जो मैच्योर आरएनए है, अब इसके साथ यहाँ पर आके क्या बाइंड करते हैं? राइबोसोम आके बाइंड करते हैं, ठीक है। राइबोसोम की बाइंडिंग होगी, राइबोसोम आके बाइंड करेंगे। और अब ये जो राइबोसोम है, अब ये क्या करता है? यहां से ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन चेन की सिंथेसिस यहाँ पर ये करेगा, ठीक है। तो अब जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो कहां पर होगी? वो होती है साइटोप्लाज्म में। तो यहां पर ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस होगी ट्रांसलेशन, ठीक है। प्रोसेस यहां पर क्या है? ये है ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो यहां पर क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहां पर होंगे? इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके बाद जब आरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाएगा तो राइबोसोम जाके बाइंड करेंगे और साइटोप्लाज्म में फिर यहाँ पर क्या है? ट्रांसलेशन प्रोसेसेस होंगी, ठीक है। ट्रांसलेशन प्रोसेस कहां पर होगी? ये होगी साइटोप्लाज्म में। तो जब हम तीन, मतलब जो फंडामेंटल प्रोसेसेस यहाँ पर है, मेनली ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन जो है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस देखते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में तो हमें क्या मिलेगा? कपल्ड मिलेगा। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन दोनों ही कपल्ड प्रोसेसेस होती हैं। बट जब हम यूकैरियोट्स के केस में आते हैं, दोनों डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में होगा, ये कपल्ड नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में होती है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में, फिर ये आरएनए मॉडिफाई हुआ, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आया, साइटोप्लाज्म में फिर यहाँ पर क्या होता है? राइबोसोम के साथ बाइंडिंग, राइबोसोम के साथ बाइंडिंग कर यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर होगा, ठीक है। ये ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो ट्रांसलेशन अकर इनसाइड साइटोप्लाज्म, और जो ट्रांसक्रिप्शन और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है ये कहां पर होगी? इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। तो ऐसे हम दोनों में डिफरेंसेस करते हैं प्रोसेसेस का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब भी हम जैसे एप्लीकेशन करेंगे या फिर हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन करेंगे ना, वैसे तो हम ये सब रिपीट करेंगे बाद में, बट स्टिल जब भी ऐसा हो तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि एप्लीकेशन कैसे होता है, मतलब कहां पर हो रहा है। जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स के, ऐसे ट्रांसक्रिप्शन कहां पर होता है? यूकैरियोट्स में। कहां पर होगा? प्रोकैरियोट्स में। ट्रांसलेशन कहां पर होगा? प्रोकैरियोट्स की जब भी बात होगी तो डीएनए सर्कुलर फॉर्म में आएगा, यूकैरियोट्स की जब भी बात होगी तो डीएनए लीनियर फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे देखेंगे, सर्कुलर डीएनए की रेप्लिकेशन अलग तरीके से चलती है, लीनियर डीएनए की रेप्लिकेशन अलग तरीके से होती है। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए अलग तरीके से रेप्लिकेट करता है, यूकैरियोटिक डीएनए अलग तरीके से रेप्लिकेट करता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस सबको क्लियर होगा ना। तो अभी हम कुछ डीएनए के बेसिक फीचर यहाँ पर देख लेते हैं कि जो डीएनए यहाँ पर होता है ये कैसे चलता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे बेसिक फीचर कि डीएनए के क्या क्या फीचर्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं अबाउट द डीएनए। काफी स्टूडेंट्स के बेसिक क्लियर भी होंगे, बट स्टिल हम यहाँ पर फिर देख लेते हैं डीएनए, ठीक है। अब देखो जो डीएनए यहाँ पर है, अब डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीएनए होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब पहले तो ये एक टाइप का क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो डीएनए होता है इट इज एसिडिक, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, और ये कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल ये होता है, एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एसिड प्रेजेंट होगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने वाला एसिड ये क्या आ जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। सेम आरएनए भी होता है,
ठीक है। अब ये डीएनए कैसा, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जो डीएनए यहाँ पर होता है ये कंसिस्ट ऑफ 3 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल से ये कंसिस्ट होता है। 3 मॉलिक्यूल देखो यहाँ पर कौन कौन से आते हैं। एक तो यहाँ पर आता है पेंटोज शुगर, ठीक है। एक जो यहाँ पर होगा आ जाएंगे नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। और एक जो यहाँ पर आएगा ये होगा फोस्फेट ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, ये होगा फोस्फेट ग्रुप। तो एक तो यहाँ पर आया पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजनस बेसिस और एक यहाँ पर फोस्फेट ग्रुप। अब ये जो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर यहाँ पर कौन सी होती है, ये होती है बीटा डी राइबोस। अच्छा हम डीएनए की बात करते तो डीएनए में है बीटा डी डिऑक्सीराइबोस। डीएनए में जो शुगर होती है वो है बीटा डी डिऑक्सीराइबोस। आरएनए में राइबोस होती है, तो यहाँ पर क्या बीटा डी डिऑक्सीराइबोस। नाइट्रोजनस बेसिस भी यहाँ पर कैसे 2 टाइप के आते हैं, एक यहाँ पर होता है प्यूरिन्स और एक यहाँ पर होता है पिरिमिडिन्स, ठीक है। एक होगा यहाँ पर प्यूरिन्स और एक क्या है पिरिमिडिन। अब प्यूरिन्स जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं वो क्या है एडेनिन, एडेनिन होगा और क्या आता है ग्वेनिन। पिरिमिडिन्स जो प्रेजेंट होता है वो क्या यहाँ पर है, वो होगा साइटोसिन एंड थाइमिन। तो ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस है जो डीएनए में प्रेजेंट होंगे, एडेनिन, ग्वेनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है। फोस्फेट ग्रुप जो यहाँ पर आता है वो कहां से आता है, वो आता है फ्रॉम दी फोस्फोरिक एसिड, ठीक है। फोस्फोरिक एसिड यहाँ पर होगा H3PO4। फोस्फोरिक एसिड से क्या फोस्फेट ग्रुप यहाँ पर आता है, तो फोस्फेट ग्रुप पर ही नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पर H3PO4 नेगेटिव यहाँ पर आता है, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसी वजह से हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर ये बनता है और फोस्फेट ग्रुप फोस्फोरिक एसिड से है तो ये एसिडिक इन नेचर यहाँ पर होगा। तो जब हम बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं तो उसमें यहाँ पर क्या है शुगर, बीटा डी डिऑक्सीराइबोस शुगर यहाँ पे प्रेजेंट होगी, नाइट्रोजनस बेसिस में एडेनिन, ग्वेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यहाँ पर फोस्फोरिक एसिड मतलब फोस्फेट ग्रुप यहाँ से आता है। अब देखो इसमें जैसे अगर हम यहाँ पर पेंटो शुगर का यहाँ पर देखें ना, अब पेंटो शुगर का ना स्ट्रक्चरली डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। पेंटो शुगर मतलब 5 कार्बन, ठीक है। तो इसका यहाँ पर ऐसे रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर होगा। अब इसमें ये आता है H, ठीक है, यहाँ पर OH, ऐसे यहाँ पे H OH H OH H CH2OH, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो ये यहाँ पे ये कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बन 1 2 3 4 और यहाँ पर क्या है 5। अब हमने ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है ये स्ट्रक्चर यहाँ पर है बीटा राइबोस, ठीक है। बीटा राइबोस है जो किसमें प्रेजेंट होती है आरएनए में, आरएनए में प्रेजेंट है बीटा राइबोस, ठीक है। अब डीएनए में क्या होता है, डीएनए में इसी का यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर अब डिऑक्सीफॉर्म आ जाएगा ना डीएनए में। अब डीएनए में जो यहां पर आएगा वो होगा HOH, यहां पर HOH H CH2OH, ठीक है। तो अब देखो इसमें सेम यहां पर ऐसे कार्बन प्रेजेंट है। अब ये 1 2 3 4 और ये 5th कार्बन। इसमें अगर यहाँ पर देखा जाए तो अब ये जो सेकेंड कार्बन यहाँ पर आया, सेकेंड कार्बन में यहाँ पर क्या था OH, ये OH प्रेजेंट है। अब वहां पर क्या H प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ है सेकेंड पोजीशन पर ये है 2 डिऑक्सी बीटा राइबोस, ठीक है। ये क्या बना 2 डिऑक्सी बीटा राइबोस, मतलब सेकेंड पोजीशन पर क्या किया ऑक्सीजन को यहां से रिमूव किया तो ये बना 2 डिऑक्सी बीटा राइबोस। और ये किस में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है डीएनए में। तो ऐसे यहाँ पर आता है किसका यहाँ पर राइबोस और यहाँ पर डिऑक्सी राइबोस का, ठीक है। अच्छा हम दूसरा एक चीज ना हम जैसे यहाँ पे डीएनए यहाँ पर बोलते हैं ना 3 मॉलिक्यूल्स, हम इसको ऐसे बोलेंगे कि जो डीएनए यहाँ पर होता है, डीएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। डीएनए किसका पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये फर्दर इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होगा, न्यूक्लियोटाइड आगे फर्दर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है। तो अब न्यूक्लियोटाइड के फर्दर आगे 3 पार्ट है, तो डीएनए जो है डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो जो डीएनए यहां पर होगा, डीएनए क्या है, डीएनए इज अ
डीएनए जो यहाँ पर होगा, डीएनए इज अ पॉलीमर, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड की रिपीट्स प्रेजेंट होती हैं डीएनए में। ठीक है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब जैसे एक तो यहाँ पर ये आ गया शुगर, शुगर का डिफरेंस क्लियर रखना कि यहाँ पर क्या है, बीटा राइबोज और 2 डिऑक्सी राइबोज में किसका डिफरेंस होता है, HOH का, कि OH OH और यहाँ पर OH और H प्रेजेंट होता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, आगे ये यूज होगा, ध्यान में रखना कि राइबोज और जो डिऑक्सी राइबोज है इनमें क्या डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट अब हम यहाँ पर ना कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पर हम देखेंगे, जिसमें देखो कैसे, ये यहाँ पर है शुगर। अब इस शुगर में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये H डीएनए की बात कर रहे हैं, HOH HCS2। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है, अब इसका यहाँ पे प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनस बेसिस, NB इज नाइट्रोजनस बेसिस। ये नाइट्रोजनस बेसिस क्या हो सकता है, ये एडेनिन गुआनिन भी हो सकता है, ये साइटोसिन थाइमिन भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप। तो जो CS2 यहाँ पर है, इसके साथ यहाँ पर क्या, यहाँ पे प्रेजेंट होगा फॉस्फेट, तो ये ऐसे यहाँ पर आ जाता है, ये होगा O। ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर आया। ठीक है, फॉस्फेट यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसमें देखो यहाँ पर अब इसमें हम कार्बन देखें तो ये होता है कार्बन, ये कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, अब एक चीज और, हम जब डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में जो ये कार्बन नंबर होते हैं इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5 प्राइम से। डीएनए में क्या होता है, यहाँ पर जो कार्बन नंबर यहाँ पर आते हैं इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करता है, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5 प्राइम से। रीजन क्या होता है, रीजन ये, जब हम नाइट्रोजनस बेसिस करते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस में भी यहाँ पर क्या ऐसे रिंग फॉर्म प्रेजेंट होती है। ठीक है, रिंग फॉर्म होती है, इसमें भी यहाँ पे कार्बन होते हैं, कार्बन नाइट्रोजन। ठीक है, ऐसे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कार्बन नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे नाइट्रोजन होती है, ऐसे प्रेजेंट होता है। अब इनकी भी नंबरिंग होती है, नंबरिंग जैसे यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके, मतलब ऐसे एग्जैक्ट नहीं होता, ऐसे होता है 1 2 3। ठीक है, 4। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3। अब दोनों को डिफरेंशिएट तो करना है ना, कि लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे सेकंड पोजीशन की बात करें तो सेकंड किसका है, ये सेकंड कार्बन किसका है, नाइट्रोजनस बेस का कार्बन है, यहाँ पर ये शुगर का कार्बन है। तो इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो शुगर यहाँ पर होती है इनका जो नंबर होता है ना प्राइम से रिप्रेजेंट करता है। तो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, तो ये किसके लिए यहाँ पर है, डिफरेंशिएट करने के लिए फ्रॉम द नाइट्रोजनस बेसिस। तो यहाँ पे इन्हें प्राइम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसी प्राइम में देखो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है 3 प्राइम OH। ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ पे प्रेजेंट है 3 प्राइम OH, तो हम ये ऐसा आता है, ये होगा 3 प्राइम OH। ठीक है, इसी में यहाँ पर देखो 5 प्राइम पोजीशन पर, 5 प्राइम पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये 5 प्राइम यहाँ पे प्रेजेंट है फॉस्फेट। तो जैसे हम डीएनए में क्या करते हैं 3 प्राइम 5 प्राइम एंड होता है ना, तो एक्चुअल में वो OH और फॉस्फेट ग्रुप से यहाँ पर आता है। ठीक है, OH और फॉस्फेट ग्रुप से यहाँ पर आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और ना, यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया है ये मोनोफॉस्फेट अटैच किया है। ठीक है, मोनोफॉस्फेट की एडिशन यहाँ पे की है, मतलब ये सिंगल फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया है। जनरली हमारे पास ऐसा होता है ट्राइफॉस्फेट्स की फॉर्म में यहाँ पर आते हैं, मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप होगा कि यहाँ पे ऐसे एक है, ऐसे यहाँ पे दूसरा भी आता है, तीसरा भी यहाँ पर आता है, तो ये 1 2 और 3। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अब कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बनेगा, ये यहाँ पर होता है ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे मोनोफॉस्फेट का बनाया और कंप्लीट यहाँ पर क्या बनेगा, ट्राइफॉस्फेट बनेगा। अब इसमें ऐसे ध्यान रखना, जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है, अब जैसे डीएनए यहाँ पर होगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है डीएनए, 2 स्ट्रैंड यहाँ पर होंगे डीएनए के। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड कैसे होता है, एंटी पैरेलल होता है। ये 5 प्राइम एंड यहाँ पर होगा, ये 3 प्राइम, ऐसे यहाँ पर ये 3 प्राइम एंड है, यहाँ पर क्या है 5 प्राइम एंड। ठीक है,
स्ट्रैंड्स यहाँ पर कैसे, स्ट्रैंड्स यहाँ पर होते हैं एंटी पैरेलल, और ऐसे यहाँ पर क्या होता है, बेसिस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंटी पैरेलल यहाँ पर आता है। और एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स में यहाँ पर जो हम 3' और 5' यहाँ पे लिखते हैं, तो 3' यहाँ पर होता है 3' OH, कि यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोटाइड का फ्री 3' OH ग्रुप प्रेजेंट है, और 5' जब हम यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर होता है 5' फॉस्फेट, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है 5' फॉस्फेट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर बीच में क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जो डीएनए यहाँ पर है, डीएनए में यहाँ पे प्रेजेंट होती है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है, यहाँ पर क्या है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होता है कि जैसे ये शुगर यहाँ पर होगी, शुगर के साथ फॉस्फेट है, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर यहाँ पे शुगर, ठीक है, ऐसे। अब इसी शुगर के साथ यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस में जैसे यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एडेनिन प्रेजेंट है, थाइमिन प्रेजेंट है, साइटोसिन प्रेजेंट है, और यहाँ पर ऐसे ग्वानिन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है, इसे ये जैसे एक स्ट्रैंड यहाँ पर बनाया, तो इस एक स्ट्रैंड में यहाँ पर ये इसका एंड है 5' और ये एंड यहाँ पर क्या है 3'। तो यहाँ पे जो शुगर होगी, शुगर का 3' OH यहाँ पे फ्री प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे शुगर का क्या है 5' फॉस्फेट यहाँ पे फ्री प्रेजेंट होता है। तो इसी को हम यहाँ पे 5' और 3' एंड बोलते हैं। तो 3' एंड का मतलब क्या है, फ्री OH ग्रुप का यहाँ पे प्रेजेंट होना 3' OH, और 5' एंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 5' फॉस्फेट ग्रुप का यहाँ पे प्रेजेंट होना, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या है ATCG ऐसे बेसिस होते हैं। ऐसे यहाँ पर अगर हम दूसरा यहाँ पर देखें, तो जो दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पर आ जाएगा ना, वो इसी के अपोजिट यहाँ पर चलता है, ठीक है। वैसे वो एंटी पैरेलल होता है, अपोजिट होता है। तो इसमें ऐसे होगा कि यहाँ पर एडेनिन है तो थाइमिन, एडेनिन के साथ थाइमिन बेस पेयरिंग करता है, शुगर फॉस्फेट, फिर यहाँ पे थाइमिन के साथ एडेनिन यहाँ पर आया, ठीक है, फिर यहाँ पे ग्वानिन यहाँ पर होगा, फिर ऐसे यहाँ पर साइटोसिन यहाँ पर आएगा, फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इसका 5' फॉस्फेट ग्रुप फ्री होगा, और यहाँ पे इसका 3' OH ग्रुप फ्री होगा। तो ये बनता है यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, जिसमें यहाँ पे इनसाइड में बेसिस प्रेजेंट होते हैं, और इनके बीच में यहाँ पर क्या, यहाँ पर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये यहाँ पर क्या, यहाँ पर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। और ऐसे हम यहाँ पर देखें, ये जो बॉन्ड यहाँ पर बनते हैं, ठीक है, इससे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या है, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट 2 एस्टर बॉन्ड यहाँ पे बनाता है, तो फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पे बनता है, ठीक है। इसको ऐसे मत देखना, एक जो बॉन्ड है एक अभी मोनोएस्टर है, एक बॉन्ड यहाँ पे मोनोएस्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे एक फॉस्फेट यहाँ पे दोनों तरफ एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे करता है, तो ये बनता है फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ पर कैसा होगा, ये आता है फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और यहाँ पर ये बॉन्ड कैसा है, जो शुगर और साइटोसिन के बीच में है, ये यहाँ पर होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड कैसा यहाँ पर होगा, ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो बॉन्ड्स का भी ध्यान रखना, जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या यहाँ पे प्रेजेंट होगा, डीएनए के स्ट्रक्चर में देखा जाए तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक सेकेंड, इसे थोड़ा सा दूर करते हैं। देखो ये यहाँ पे ये हेलिकल स्ट्रक्चर आया, ठीक है, डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर है, और ये हमने इसी का एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पे बनाया, ठीक है। ये यहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन। इसी में अब बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो शुगर फॉस्फेट की तो पूरी ऐसे यहाँ पर क्या बनती है, बैकबोन बनती है, वो हम हेलिकल चेन में यहाँ पर ऐसे करते हैं। और इनसाइड में यहाँ पर क्या होता है, इनसाइड में यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, जैसे साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और ऐसे थाइमिन एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाता है, ठीक है। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ग्वानिन साइटोसिन के बीच में भी यहाँ पर क्या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसमें जब हम बॉन्ड्स यहाँ पर देखते हैं, तो ये जो दोनों बॉन्ड्स यहाँ पर होंगे, इनको यहाँ पर क्या बोलते हैं, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और हम क्या बोलते हैं कि जो डीएनए के बैकबोन है, ये बैकबोन है, ये बैकबोन किससे कंसिस्ट है, बैकबोन कंसिस्ट होगी शुगर फॉस्फेट से, ठीक है। तो बैकबोन जो यहाँ पर वो शुगर फॉस्फेट से बनी होती है। और यहाँ पर ये जो बॉन्ड यहाँ पर है, ये आता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो बॉन्ड्स का ध्यान रखना, क्योंकि जैसे डीएनए डैमेज एंड रिपेयर करते हैं ना, तो वहां पर हम बॉन्ड्स का भी देखते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में इतनी बेसिक केमिस्ट्री है डीएनए की, जो पता होना चाहिए कि डीएनए में शुगर फॉस्फेट बैकबोन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन में इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है ना, ये आता है डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा। और इस डीएनए स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये देखा है शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है।
कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये है शुगर एंड फोस्फेट बैकबोन, शुगर फोस्फेट बैकबोन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। इतना बेसिक केमिस्ट्री पता होना चाहिए क्योंकि यही सब आगे यूज होगा। हम बार बार बात करेंगे कि दिस इज द 3 प्राइम एंड ऑफ डीएनए, 5 प्राइम एंड, तो समझ में आना चाहिए कि 3 प्राइम का मतलब क्या है कि 3 प्राइम OH यहाँ पर होगा, 5 प्राइम का मतलब क्या है 5 प्राइम फोस्फेट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और इस तरीके से यहाँ पर क्या बनता रहता है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर, जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना, तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, तो पॉलीमर कैसे यहाँ पर बनेगा, अब ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर ऐसे ही बनता है कि यहाँ पर अगर हम ये देखें, ये जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पर क्या है, ये होगा न्यूक्लियोटाइड। जैसे ये न्यूक्लियोटाइड 1, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर है, फिर ऐसे यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर ये आया, ये क्या है, ये यहाँ पर होगा न्यूक्लियोटाइड 2, ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर क्या है, ये आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड 3, ठीक है, 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड होगा। फिर ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर अब इसमें ये यहाँ पर होगा फोर्थ कैसे, क्योंकि इसमें यहाँ पे फोस्फेट ग्रुप है, फोस्फेट ग्रुप के साथ आगे कोई न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड की अटैचमेंट नहीं है, तो ये न्यूक्लियोटाइड 4 यहाँ पर होगा। तो देखो यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेस शुगर और यहाँ पर क्या, ये फोस्फेट ग्रुप आया, ठीक है, फोस्फेट ग्रुप फ्री है, मतलब ये फोस्फेट ग्रुप आगे फर्दर लिंक नहीं करता है अनदर शुगर के साथ, ठीक है, फोस्फेट ग्रुप यहाँ पे लिंक नहीं करता, तो इसलिए इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, फ्री 5 प्राइम फोस्फेट आया, 5 प्राइम एंड यहाँ पर इसे बोला, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर भी देखो, ये अब यहाँ पर क्या बनेगा, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ये 1 होगा, फिर ऐसे यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड, फिर ऐसे यहाँ पर ये जो यहाँ पर होगा ये आएगा थर्ड, और ऐसे ये जो यहाँ पर होगा ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पर 4 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे बनाए, और इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स में देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 4 न्यूक्लियोटाइड की चेन है, देखो दोनों चेन यहाँ पर क्या एंटी पैरेलल भी देख पा रहे हो ना, इसका 5 प्राइम, यहाँ 5 प्राइम, ये 3 प्राइम और ये 3 प्राइम एंड यहाँ पर आता है, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पर आता है डीएनए का स्ट्रक्चर। कंप्लीट नहीं है, जैसे मैंने बताया कि कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, हम कंप्लीट में एडेनिन ग्वानिन इन सबका भी डिटेल स्ट्रक्चर करते हैं, वो हम बायोमोलिक्यूल्स में करेंगे, क्योंकि वो आपका बायोकेमिस्ट्री के रिस्पेक्ट से आ जाता है। जब हम न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर करते हैं तो डिटेल स्ट्रक्चर हमारा डीएनए का वहां पर आएगा, ठीक है, तो वहां पर हम डिटेल में करेंगे, एडेनिन का स्ट्रक्चर भी करेंगे, ग्वानिन का भी करेंगे, साइटोसिन का भी करेंगे, थाइमिन का भी करेंगे, डीएनए कैसे स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल क्या है, क्या क्या और प्रॉपर्टीज डीएनए की होती है, डायमेंशंस क्या क्या है, जो हम नॉर्मली 11th-12th में भी डायमेंशंस पढ़ते हैं, वो तो बेसिक सबको क्लियर भी होगा, ठीक है। वो मतलब वो वाला पार्ट हम जब बायोकेमिस्ट्री वाला होता है, बायोमोलिक्यूल वाला, वहां पर हम करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए आपको मॉलिक्यूलर बायो के लिए इतना रिक्वायर्ड है, तो इतना यहाँ पे समझना, मॉलिक्यूलर बायो के लिए इतना रिक्वायर्ड है, क्योंकि इतना बेसिक्स क्लियर होता है ना डीएनए के, तो फिर हमें मॉलिक्यूलर बायो ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं, और इतना ही रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा नहीं कि आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से नहीं करनी है, बस इतना कि ध्यान रखना, एंटी पैरेलल डायरेक्शन, एंटी पैरेलल होती क्या है, एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, वो यहाँ पे ध्यान में रखना। 5 प्राइम 3 प्राइम फोस्फेट, यहाँ 5 प्राइम फोस्फेट 3 प्राइम OH कैसे यहाँ पर बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक्चुअल में ये दोनों बॉन्ड है, ठीक है, इन दोनों बॉन्ड को फोस्फोडाइस्टर यहाँ पे बोला जाता है, ये बॉन्ड यहाँ पे फोस्फोडाइस्टर होंगे, एक सिंगल यहाँ पे मोनोएस्टर होता है, वो डाइस्टर नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये ऐसे यहाँ पर आता है डीएनए का स्ट्रक्चर। तो अभी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपकी जो यूनिट है, इसमें यहाँ पर देखो हमने जस्ट अभी बेसिक्स ही किया, ठीक है, बेसिक्स, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायो कुछ मतलब ऐसा सब्जेक्ट होता है कि इससे पहले ना हमें ये सब चीजें ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रोसेसेस आपस में इंटरलिंक चलती हैं, तो माइंड में पहले ही सब कुछ क्लियर हो कि हम किस वे से आगे बढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेसेस को, प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं, क्या क्या फंक्शन होता है, क्या वो प्रोसेस करते हैं, ठीक है, ये सब क्लियर होना चाहिए। और ऐसे यहाँ पे प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है और डीएनए के बेसिक्स क्या है, ये, ठीक है। तो इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर है ना, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, अब हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे रेप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। रेप्लिकेशन को भी 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, उन तीनों पार्ट्स को 1 बाय 1 करके हम देखते जाएंगे कि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है किस तरीके से होती है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट रेप्लिकेशन का स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे हम रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन देख, रेप्लिकेशन पर डीएनए डैमेज एंड रिपेयर वाला टॉपिक रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सब डिफरेंसेस देखते जाएंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो ये जस्ट एक बेसिक लेक्चर है आज का जो हमने किया, इस बेसिक लेक्चर को ऐसे नहीं कि यहाँ से कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आएगा,
ऐसा नहीं है, जस्ट एक बेसिक बिल्डिंग मतलब बेस बिल्ड करने के लिए लेक्चर था, या फिर आपका जो भी कॉन्सेप्ट उनको रिवाइज करने के लिए था। नेक्स्ट हम प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।